तो आइए आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 पढ़ें। इससे पहले 7 लेक्चर में हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग कर चुके थे कि डैनियल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, जिसको हम लोग निकाले थे 1.1 वोल्ट होता है। किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको भी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग हिंदी में विद्युत रासायनिक श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे लेक्चर नंबर 8 विद्युत रासायनिक श्रेणी का हम लोग डेफिनेशन लिख दिए हैं। यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। सीरीज को हिंदी में श्रेणी कहा जाता है जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते हैं। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका होगा? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एलिमेंट का होगा। तो या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखें या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो हमें एक सीरीज मिलती है जिसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया गया है द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स का तत्व का ऐसा अरेंजमेंट है इन ऑर्डर ऑफ द देयर इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। और जब हम उस वैल्यूज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते हैं तो हमें एक सीरीज मिलता है, एक सीरीज प्राप्त होता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से जानते हैं। अब सवाल यहाँ से ये है कि इस सीरीज से हमें क्या जानकारी मिलता है, क्या फायदा है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि पॉजिटिव वैल्यू होगा तो आसानी से रिडक्शन शो करेगा। जितना ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, और जितना ज़्यादा निगेटिव वैल्यू होगा वो आसानी से क्या शो करेगा? ऑक्सीडेशन शो करेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका हिंदी लिख लेते हैं, उसके बाद हम एक सीरीज आपके पास लाते हैं और उस सीरीज के हेल्प से हम लोग उसके बारे में और ज़्यादा समझने का कोशिश करें। तो देखिए हिंदी में यहाँ पे लिख दिया गया है जब एलिमेंट को तत्वों को उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बढ़ते क्रम में सजाते हैं। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप किसी भी एलिमेंट का हम निकाल सकते हैं जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है तो उसका हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं और उससे हम लोग उसका वैल्यू को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते हैं। तो जो सीरीज हमें प्राप्त होता है, जो सीरीज हमें फाइंड आउट होता है, उससे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से जानते हैं। तो देखिए हम अब आपके सामने सीरीज को ला रहे हैं, ठीक है। एक चित्र है, एक फिगर है। वो किसका फिगर है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। तो यहां से आप देख पा रहे हैं इस फिगर में आप आसानी से देख पा रहे हैं कि जब हम बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हैं तो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ना बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो आसानी से रिडक्शन शो करता है। सो यहां पे लिखते हैं सो रिडक्शन इजीली बोले तो आसानी से रिडक्शन शो करता है। आपको पढ़ाया जा चुका है, एक ट्रिक आपको बताया गया था, आप इसके बारे में जानते हैं। ROR R का मतलब रिडक्शन, O का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ देख सकते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रॉपर्टी ऊपर बढ़ रहा है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है बॉटम से टॉप जाने पर, तो वह आसानी से रिडक्शन शो करेगा। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं इसके बारे में, ऊपर से जब नीचे आते हैं तो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट जिसका होगा तो आसानी से ऑक्सीडेशन शो करेगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तब सो ऑक्सीडेशन
इजीली। जब हम टॉप से बॉटम आएंगे तो ऑक्सीडेशन आसानी से शो करता है। यही अगर बात करें हम बॉटम से टॉप जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, यहाँ जैसा कि आपको दिखाया गया है, यहाँ पे अगर हम बात करें कि एनसीईआरटी में जो टेबल दिया गया उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा कम एलिमेंट्स के बारे में जो वैल्यू दिए गए हैं। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल का जो वैल्यू है वह किसके रेस्पेक्ट में, तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। यहाँ से आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का जो है जो वैल्यू कितना मान लिया गया है, एज्यूम कितना कर लिया गया है, 0। हाइड्रोजन का हम 0 मानते हैं। तो आप समझ सकते हैं नीचे से जब हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जब जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो वैल्यू है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, उसका वैल्यू पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। नीचे का वैल्यू है -3.05 और ऊपर का वैल्यू है +2.87। तो सबसे यहाँ पे जो बड़ा पॉजिटिव वैल्यू है ऊपर की तरफ है। तो आप जानते हैं जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितना अच्छा होगा वो आसानी से क्या शो करेगा, रिडक्शन। आपको इसके बारे में पहले बता दिया गया है। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट जब स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका क्या होगा, आसानी से ऑक्सीडेशन आसानी से होगा। तो आपको अब ध्यान में रखना है कि जिस भी एलिमेंट का स्टैंडर्ड पोटेंशियल पॉजिटिव है वो क्या शो करेगा आसानी से, रिडक्शन। लेकिन जिसका वैल्यू निगेटिव है वो क्या शो करेगा, ऑक्सीडेशन। ये यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, कोई भी एलिमेंट आप लेते हैं प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन कराया गया है तो ये SRP वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन के टर्म में हम पोटेंशियल को फाइंड किए हैं। सब में देख सकते हैं हाफ सेल का रिएक्शन है और सब में इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया है, प्लस इलेक्ट्रॉन का गेन कराया गया है। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए अब ये सारा का सारा जो वैल्यू स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होता है। सीरीज में देख सकते हैं कि ऊपर का जो वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू है और नीचे का वैल्यू निगेटिव वैल्यू है। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे कि पॉजिटिव वैल्यू रिडक्शन आसानी से शो करता है और निगेटिव वैल्यू जो होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वो आसानी से ऑक्सीडेशन शो करता है। तो आइए हम लोग उसके बारे में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ से लिखा गया है अ निगेटिव इनॉट मीन्स, मतलब यहाँ निगेटिव वैल्यू है, इससे ये आपको साबित करना है, ये समझना है कि इसका आसानी से क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ लिखा गया है कि अ निगेटिव इनॉट मीन्स दैट द रिडॉक्स कपल इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो देख रहे हैं जब टॉप से हम बॉटम आ रहे हैं तो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट लिखा गया है, निगेटिव वैल्यू बढ़ता जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं जिसका जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो उसका आसानी से ऑक्सीडेशन होता है। तो वही यहाँ पे इसका हिंदी भी लिख दिया गया है कि ऋणात्मक इनॉट का अर्थ यह है कि रिडॉक्स युग्म इसके कंपैरिजन में, युग्म की तुलना में H किससे हम लोग कंपेयर करके निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। इसके तुलना में परबल अपचायक का दूसरा नाम परबल अवकारक भी होता है। इसी को हम लोग परबल अवकारक के नाम से जानते हैं। परबल अवकारक है कौन, जिसका भी नेगेटिव वैल्यू आएगा तो इसके तुलना में, हाइड्रोजन की तुलना में वह परबल अवकारक है या फिर परबल अपचायक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर हम बोल देंगे कि पॉजिटिव इनॉट का वैल्यू तो उसके बारे में भी हम लिख देते हैं। तो देखिए फिर से एरो का साइन में लिखा गया है कि अ पॉजिटिव इनॉट मीन्स द रिडॉक्स कपल इज अ वीकर रिड्यूसिंग एजेंट देन द हाइड्रोजन कपल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जिसका वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है वो क्या शो कर सकता है आसानी से, रिडक्शन, और एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो उसका उल्टा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो वही यहाँ पे लिख दिया है कि पॉजिटिव वैल्यू अगर इनॉट का है तो वह तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, लेकिन वीक कैसा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है,
अगर किसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव है तो वह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पे लिखा गया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कैसा होगा? वीक होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को लिखते हैं। हु इज बेटर, आपको इसमें पहचानना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी जो सीरीज दिया गया है उसके हेल्प से आपको ये पता करना है कि कौन इसमें बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हिंदी में लिख देते हैं, कौन अच्छा ऑक्सीकारक है। एक का वैल्यू दिया गया है F2 F निगेटिव इक्वल टू 2.87 वोल्ट, Ag प्लस Ag इक्वल टू 0.8 वोल्ट। ये दोनों ही SRP वैल्यू हैं, SRP वैल्यू। अब इन दोनों में आपको बताना है कि कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ से आप देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन अच्छा होगा? आप देख रहे हैं कि ऊपर जाने पर पॉजिटिव वैल्यू जो दे रहा है, ऊपर नीचे से ऊपर जाने पर पॉजिटिव वैल्यू जो दे रहा है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जिसका ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगा वह अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2.87 वोल्ट इज मोर पॉजिटिव वैल्यू। किसके कंपैरिजन में? 0.8 के कंपैरिजन में। हेंस अतः F2 F निगेटिव इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका क्या आसानी से होगा? रिडक्शन। जो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका रिडक्शन आसानी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन को लिखते हैं। दिया गया है हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम Mg2 प्लस से Mg में जाने पर। यहाँ पे रिडक्शन शो किया गया है, जैसा कि आप जान रहे हैं प्लस चार्ज से 0 में जाने पर रिडक्शन होता है। तो हम इसको कहते हैं कि रिडक्शन हुआ है। तो ये जो सिस्टम है, निकाय जो है Mg2 प्लस से Mg में जाने पर जो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा कितना आएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास तरीका क्या है? इसको हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे Mg दिया गया है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को अपने ही इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन में इमर्ज कर देना है, डुबा देना है और उसे एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देना। हम यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एक लेफ्ट साइड जो आप लगाइएगा और एक राइट साइड लगाइएगा, लेकिन अब ध्यान से देखना ये है आपको कि लेफ्ट साइड में किसको लगाएंगे और राइट साइड में किसको लगाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं SRP वैल्यू ऑफ Mg2 प्लस से Mg में जाने पर जो SRP का वैल्यू है कितना होता है? -2.36। आप टेबल से देख सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं ये निगेटिव है, मतलब लेस पॉजिटिव वैल्यू है। ये जो है लेस पॉजिटिव है, बहुत कम पॉजिटिव है। निगेटिव वैल्यू है तो कम पॉजिटिव है। तो जो लेस पॉजिटिव वैल्यू होता है वो आसानी से रिडक्शन शो नहीं करता है। आपको पता होना चाहिए जिसका वैल्यू मोर पॉजिटिव होगा वह आसानी से रिडक्शन शो करता है, लेकिन यहाँ पर लेस पॉजिटिव है। हाइड्रोजन की तुलना में मैग्नीशियम का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है हम उसको लेफ्ट साइड लगाते हैं। ये है आपका Mg और इधर जो आप लगाते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाते हैं। स्टैंडर्ड
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहाँ पर आप डायग्राम बनाया गया है, ये आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को राइट साइड क्यों लगाया गया है? क्योंकि जब हम एक दूसरे को जोड़ते हैं मैग्नीशियम को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, तो मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ। तो हम कह सकते हैं इधर से लॉस हुआ है इलेक्ट्रॉन का और इधर क्या हुआ है, गेन हुआ है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है हम लोग उसे एनोड के नाम से जानते हैं, और जिसका रिडक्शन होता है उसे हम लोग कैथोड के नाम से जानते हैं। यहाँ SRP वैल्यू से भी आप पता कर सकते हैं। जिसका वैल्यू निगेटिव होता है, यहाँ से आप देखिए, जिसका वैल्यू मोर निगेटिव है, नीचे की तरफ मोर निगेटिव है, सो ऑक्सीडेशन इजिली, आसानी से ऑक्सीडेशन शो करेगा। तो आप देख सकते हैं मैग्नीशियम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, और इसमें आप एक वोल्टमीटर लगा देते हैं पोटेंशियल को मेजर करने के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे जान चुके हैं कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होगा और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो हम इसका रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, सेल रिएक्शन को, मैग्नीशियम Mg से Mg2+ सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं। हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन प्लस आयन से H2 में कन्वर्ट अगर होता है, तो हम जानते हैं गैस को हम लोग इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते हैं, इसीलिए हम लोग प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें यहाँ पे ई सेल निकालना है, सेल पोटेंशियल निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए ई सेल का फार्मूला होता है ई सेल बराबर ER - EL, और स्टैंडर्ड बोलता है तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। तो ई नॉट सेल का फार्मूला हो गया ई नॉट R - ई नॉट L। ई नॉट सेल बराबर ई नॉट R का मतलब राइट साइड में आप किसको लगा के रखे हैं, हाइड्रोजन को। ठीक है, ई नॉट L लेफ्ट साइड में किसको लगा के रखे हैं आप, मैग्नीशियम को। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम का जो वैल्यू यहाँ पे हम लोग लेते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में, रिडक्शन के टर्म में हम इसको लिखें। अब यहाँ से ई नॉट सेल बराबर हम जानते हैं कि इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 0 - ई नॉट Mg2+ Mg। तो हम अगर बात करें कि ई नॉट सेल का जो वैल्यू है माइनस ई नॉट Mg2+ से Mg, तो आपको जो फाइंड करना था सेल पोटेंशियल फाइंड करना था किसका, Mg2+ से Mg में। तो सेल पोटेंशियल को ई से रिप्रेजेंट करता है, Mg2+ से जब Mg में जाएगा तो हम कह सकते हैं ई नॉट सेल, लेकिन यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो जो भी सेल पोटेंशियल आएगा उसका कौन सा वैल्यू आपको लेना है, निगेटिव वैल्यू लेना है। तो मान लिया जाए कि सेल पोटेंशियल जो मान लिया जाए कि कितना आया है, तो कैसे हमें मालूम चलेगा, तो आपको वोल्टमीटर बतलाएगा उसका EMF के बारे में, वोल्टमीटर बतलाता है। तो वोल्टमीटर में अगर हम बात करते हैं Mg के लिए, तो EMF जो बतलाता है सेल का, EMF का जो वैल्यू आता है आपका 2.36 वोल्ट। तो हम अगर बोलें कि ई नॉट Mg2+ Mg का वैल्यू कितना आएगा, जानते हैं ना कि माइनस ई नॉट सेल ऊपर से, तो ई नॉट Mg2+ Mg, इसी का तो वैल्यू निकालना है, माइनस ई नॉट सेल बोले या फिर EMF ऑफ सेल बोले, कितना है, तो 2.36 वोल्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये जो वैल्यू हम लोग लिखे हैं वोल्टमीटर के हेल्प से लिख पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर क्वेश्चन में तो ये नहीं बोला है, लेकिन हम अगर बात करें कि इसका रिएक्शन क्या होगा सर, कैथोड का रिएक्शन, एनोड का रिएक्शन, तो आप कैथोड का रिएक्शन, एनोड का रिएक्शन भी लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग कैथोड और एनोड का रिएक्शन लेते हैं। तो कैथोड में आपको पता है कैथोड किसको बनाए हैं हम लोग, हाइड्रोजन को, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो H+ आयन जो है इसमें कन्वर्ट हो जाता है H2 गैस में। तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, तब आपको जाके H2 गैस देगा, और ये आपका रिडक्शन हाफ। उसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ लिखते हैं।
जो कि ऑक्सीडेशन होता है आपका एनोड के ऊपर। एनोड पे क्या हो रहा है, Mg जो है 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है जी, Mg2+ में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इधर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ के नाम से जानते हैं। आप अगर सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो दोनों को ऐड कर सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2H प्लस Mg, एरो का साइन, H2 प्लस Mg+2, मतलब हाइड्रोजन का क्या हुआ है, रिडक्शन, और मैग्नीशियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस इन अ जिंक पॉट। बोलता है क्या आप एक जिंक के बर्तन में, क्या आप एक जिंक बोलते हैं जस्ता को, के बर्तन में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं। तो आपको सोचना है और फिर इसका आंसर देना है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इसके बारे में बोल सकते हैं सर? तो आइए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। जो पॉट है, जो बर्तन है, जिंक का है और सॉल्यूशन को जो रखना है वो कॉपर सल्फेट है। तो मान लिया जाए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। जब हम जिंक को डाल देते हैं तो आपको पता होना चाहिए, आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। जिंक का जब रिएक्शन कॉपर सल्फेट से कराया जाता है तो बनता है आपका ZnSO4 और यहाँ से कॉपर अलग हो जाता है। आपको पता होना चाहिए इसका कलर ब्लू होता है कॉपर सल्फेट का, लेकिन जब ZnSO4 बनाता है तो ब्लू कलर क्या हो जाता है, गायब हो जाता है ना, इसका कलर वाइट हो जाता है, वाइट। तो यहां से रिएक्शन शो कर सकता है। आपको पता होना चाहिए कि यहां पे Cu जो है 2+ आयन के फॉर्म में है, जिंक पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे जिंक 2+ आयन के फॉर्म में है मौजूद, यहाँ पे Cu 0 चार्ज है। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो यहां से हम जब जिंक के बर्तन में, जिंक के पॉट में कॉपर सल्फेट को रखेंगे तो यहां से रिएक्शन पॉसिबल है, रिएक्शंस हो जाते हैं, ठीक है ना। हम ऑक्सीडेशन भी देख पा रहे हैं और रिडक्शन भी देख पा रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन जिसका होता है हम उसको लेफ्ट साइड लगाते हैं और जिसका रिडक्शन होता है उसको राइट साइड लगाते हैं। तो यहाँ से एक सेल पॉसिबल है, बना सकते हैं हम इसे सेल के रूप में, सेल रिएक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिंक जो है ना किसमें कन्वर्ट हो गया, Zn2+, सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं। Cu का क्या हो गया, रिडक्शन, Cu2+ से किसमें कन्वर्ट हो गया, Cu में कन्वर्ट हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आप एक टेबल दिया गया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, E0 का जो वैल्यू होता है Zn2+ से Zn में रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में, यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन हम लोग जो SRP वैल्यू लेते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं फार्मूला में। ER-EL का जो फार्मूला लिखते हैं उसमें हम लोग SRP का वैल्यू लेते हैं। तो Zn2+ से जब आप Zn में जाते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू लिखते हैं तो 0.76, लेकिन क्या होता है साइन निगेटिव। वहीं अगर हम E0 Cu2+ Cu की बात करें तो इसका जो वैल्यू होता है 0.34 वोल्ट। चलिए हम आपको ऊपर दिखाते हैं, फिगर से हम देख सकते हैं जिंक का SRP वैल्यू और कॉपर का SRP वैल्यू। तो आप देख सकते हैं जिंक का SRP वैल्यू -0.76 है कि नहीं, -0.76 यहाँ पे दिया गया है। वहीं अगर कॉपर की बात करें, कॉपर का SRP वैल्यू तो आप देख सकते हैं कॉपर का SRP वैल्यू जो है +0.34 है।
तो यहाँ से आप ये भी बोल सकते हैं कि मोर पॉजिटिव कौन है, कॉपर, लेस पॉजिटिव कौन है, जिंक। तो इसका क्या होगा, मोर पॉजिटिव जो होता है रिडक्शन शो करता है और लेस पॉजिटिव जो होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसीलिए तो जिंक को लेफ्ट साइड लिखे हैं और कॉपर को राइट साइड लिखे हैं। अब हम यहाँ पे सेल तैयार करते हैं, देखते हैं इसका पोटेंशियल कितना आता है, सेल पोटेंशियल कितना आता है। तो ई नॉट सेल बराबर आप जानते हैं ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। तो ई नॉट आर और ई नॉट एल, आर का मतलब राइट साइड में किसको लगा रखे हैं आप, कॉपर को। तो कॉपर का इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना वैल्यू होता है, प्लस 0.34 वोल्ट माइनस ई एल बोले तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है। तो जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है आपका माइनस 0.76। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.76, यहाँ से वैल्यू आपको निकल के आता है 1.1 वोल्ट। और ये जो ई नॉट सेल या फिर EMF का वैल्यू जब पॉजिटिव वैल्यू आता है 1.1 पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ से यह एक सेल की तरह काम करता है, यह पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है, पोटेंशियल देने लगता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि हम जिंक के बर्तन में जब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन को डालते हैं तो वहाँ पे रिएक्शन होने लगते हैं, वहाँ पे एक समझ लीजिए सेल तैयार हो जाता है। क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं सेल का जो EMF है वह पॉजिटिव है, इसीलिए हम लोग बर्तन में, जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट को नहीं रख सकते हैं। यहाँ से आप ऐसा कर सकते हैं कि जिंक का बर्तन है और CuSO4 का सॉल्यूशन है, इसको हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाता है। कौन सा रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, ये है आपका पॉट और ये है आपका सॉल्यूशन, ये है बर्तन और ये है विलियन। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ से आपका रिडॉक्स रिएक्शन शो हो जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको नहीं लिख सकते। आपके लिए क्वेश्चन दिया जाता है जिसको आपको खुद से करना है, सोचना है, आपको सारणी देखना है ध्यान से और उसके बाद उस क्वेश्चन को कर लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए और इसके अगले क्लास में हम लोग नस्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, नस्ट इक्वेशन। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन देते हैं जिसको आपको खुद से करना है। ठीक है, क्वेश्चन को आप लिख लीजिए।